गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का बहुत ही महत्व होता है। विराम चिन्हों के माध्यम से ही हम जब कोई भाषा को बोलते हैं या फिर किसी चीज को किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो विराम चिन्हों के माध्यम से ही हम उसके भाव को समझ पाते हैं। इसीलिए विराम चिन्हों का बहुत ही महत्व होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। तो विराम चिन्हों का अगर शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो रुकने और ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने विराम चिन्ह की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। अब आप लोग देखिए, मैं यहाँ पर विराम चिन्ह आप लोग को समझा रही हूँ। पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। विराम चिन्ह में क्या दिया है इसकी परिभाषा? लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए, लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जो भी भाव जैसे रहेगा उसके अनुसार हम रुकते हैं और रुकने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो विराम चिन्ह होता है। तो विराम चिन्ह कई प्रकार का होता है। उन विराम चिन्हों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण के द्वारा बता देती हूँ कि किस प्रकार से भाव जो है कि कोई भी भाव जो है किस प्रकार से चिन्हों के माध्यम से प्रकट होता है। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण मैं लिखी हुई हूँ। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर इस पहली लाइन के द्वारा हमको क्या पता चल रहा है? किसी को रोकने के लिए कहा जा रहा है और उसे जाने मत दो बोला जा रहा है। लेकिन दूसरे लाइन में यही वाक्य को लिखा गया है मगर चिन्ह जो है दूसरी जगह लगा दिया गया है। तो उसका अर्थ किस प्रकार से बदल जाता है उसको देखिए, मतलब उसका भाव कैसे परिवर्तित हो रहा है। उसे रोको मत जाने दो। अब क्या हो रहा है? एक वाक्य में यहाँ पर पहला वाक्य जो है उसमें क्या कह रहा है? उसे रोको मत जाने दो, रोकने के लिए कहा जा रहा है और जाने मत दो कहा जा रहा है। लेकिन दूसरे वाक्य में क्या हो रहा है? वही वाक्य लिखा हुआ है मगर चिन्ह के माध्यम से इसका अर्थ जो है पूरी तरह से, इसका भाव जो है पूरी तरह से बदल जाता है। उसे रोको मत मतलब कि उसे रोकने से मना किया जा रहा है, जाने दो, और उसे जाने के लिए जा रहा है तो जाने दो, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया विराम चिन्ह की परिभाषा और विराम चिन्ह किस प्रकार से भाव को प्रकट करता है हम इस उदाहरण के द्वारा जाने हैं। इसके बाद में अब हम विराम चिन्हों को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो है एक खड़ी लकीर की भांति यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि खड़ी लकीर के समान हम इसको दर्शाते हैं। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है और इसको जब वाक्य समाप्त हो जाता है, कोई भी वाक्य है वो समाप्त हो जाता है, तब वाक्य के अंत में लगाया जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य जब समाप्त हो जाता है तब वाक्य के अंत में लगाया जाता है। और इस चिन्ह को यहाँ पर आपको दिख रहा है एक खड़ी लकीर की भांति, इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है सीता एक अच्छी लड़की है। यहाँ पर वाक्य समाप्त हो गया, समाप्त होने का पता चल रहा है। सीता एक अच्छी लड़की है तो समाप्त हो गया है, इसलिए यहाँ पर हमने लगा दिया पूर्ण विराम। दूसरा एक देखते हैं वह कक्षा 6वीं में पढ़ती है। तो वह कक्षा 6वीं में पढ़ती है तो ये दूसरा वाक्य में भी देखो यहाँ पर ये वाक्य समाप्त होता है, इसलिए यहाँ पर हमने पूर्ण विराम लगा दिया है। अब इसके आगे देखते हैं। इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आप किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग जब प्रश्न लिखते हो तो उसके अंत में चिन्ह लगाते ही हो, वैसे ही यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ पर मैंने दर्शाया हुआ है। अब इस चिन्ह का प्रयोग जो है प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में होता है। अगर हम इसको जैसे कि इसकी परिभाषा अगर परिभाषित करना चाहे इसको तो ऐसे लिख सकते हैं कि इस चिन्ह का प्रयोग जो है प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में होता है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों में क्या होता है? किसी सवाल के पूछने का भाव होता है। इस प्रकार का जो भी वाक्य रहेगा उसमें किसी सवाल के पूछने का भाव होगा। तो जैसे वो भाव क्या होता है, उसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे
क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग जो है होगा और उसी के अनुसार उसके वाक्य, उस वाक्य का भाव होगा। तो यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, सवाल पूछने का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में हुआ है। तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला देखते हैं अल्पविराम। अल्पविराम को देखिए किस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसको अंग्रेजी में कॉमा भी कहते हैं, ज्यादातर कॉमा करके बोलने से आप लोग समझते हो। तो ये होता है हिंदी में अल्पविराम और अंग्रेजी में इसको कॉमा कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग कब होता है, इस विराम चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, जहां भी हमको थोड़ी सी देर, कोई भी वाक्य होता है ना, उसके भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हमको जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े, वहां अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, वहां पर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग, तो जहां कहीं भी हमको भाव को अगर व्यक्त करना रहेगा, अभिव्यक्त करना रहेगा, उसको समझना रहेगा, तो थोड़ी सी देर रुकते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि फलों के नाम बताइए, तो आप लोग सीधे सीधे तो नाम नहीं लोगे, थोड़ी देर रुक रुक करके ही बताओगे। जैसे कि आम, अमरूद, सेब, केला, इस प्रकार से कुछ क्षण के लिए रुके और उसके बाद में उसके नाम बताते गए। वैसे ही जैसे जंगली जानवरों के नाम बताने बोलेगा तो शेर, भालू, चीता, हिरण, हाथी, ऐसे बताओगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुक रहे हैं। वैसे ही अगर मान लिया जाए, जैसे बोलेगा कि गाय से आपको क्या क्या प्राप्त होता है, तो गाय से रिलेटेड क्या चीज होगा, गाय से हमको दूध प्राप्त होता है, दूध से घी मिलता है ना, दही मिलता है, तो ये सब बताओगे ना, तो कॉमा लगाते जाओगे ना, कॉमा यानी कि अल्पविराम का प्रयोग होते जाएगा ना, तो इस प्रकार से अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अब अगला देखते हैं। अब देखिए आगे इसमें अर्धविराम। अर्धविराम देखिए किस प्रकार से दर्शाते हैं। अर्धविराम बना करके, जैसे अर्धविराम का चिन्ह होता है, उसी के ऊपर एक छोटी सी बिंदु लगा देते हैं, तो वह अर्धविराम बन जाता है। अल्पविराम और अर्धविराम में अक्सर करके इसमें लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, उसी में ही गलती होती है। देखिए अर्धविराम और अल्पविराम में क्या अंतर होता है। हम लोग अर्धविराम देखते हैं, पूर्ण विराम से कुछ कम, पूर्ण विराम से कुछ कम, परंतु अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकने के लिए, ठीक है, अल्प विराम जो होता है उससे कुछ देर रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अल्प विराम में हम जितने देर रुकते हैं उसके मुकाबले में क्या कह रहा है कि कुछ अधिक देर रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात क्या कहा जा रहा है इसमें, इसको और अच्छे से समझते हैं। एक वाक्यांश का संबंध दूसरे वाक्यांश से बताने के लिए, एक वाक्यांश का संबंध दूसरे वाक्य से बताने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग जो है किया जाता है। वहां पर क्या होता है, जैसे अर्धविराम में कोई भी वस्तु रहता है, तो वस्तु को हम बताते हैं तो कुछ देर उन वस्तुओं के नाम ले करके अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अर्धविराम में क्या होता है कि एक वाक्यांश का संबंध दूसरे वाक्य से स्पष्ट करने के लिए क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने समझाने की कोशिश की। यह अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। मैंने समझाने की कोशिश की। अब अगर मान लीजिए कोई अगर इस वाक्य को बोल करके वहां पर पूर्ण विराम लगा देते, मैंने समझाने की कोशिश की, तो कोई भी पूछेगा किसको समझाने की कोशिश की या क्या समझाने की कोशिश की। वाक्य यहाँ पर तो पूरा नहीं हुआ जिससे कोई भी समझ पाए। तो देखिए मैंने समझाने की कोशिश की, उसके बाद में यहाँ पर अर्धविराम लगाएंगे क्योंकि ये वाक्य अभी अधूरा है, इसलिए अर्धविराम लगेगा। पर वो नहीं समझा। अब इस वाक्य से रिलेटेड यानी कि इसका संबंध इससे है, इसलिए यहाँ पर ये वाक्य पूरा होता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की पर वो नहीं समझा, तो यहाँ पर वाक्य पूरा हुआ। यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका अर्धविराम। इसके बाद देखते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। अब विस्मय बोधक चिन्ह क्या होता है इसको देखते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, घृणा, विवाद, दुख, भय आदि का जब बोध होता है, जो भी मतलब आदि का जब बोध कराने के लिए
किया जाता है। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग जो है वाक्य में हर्ष, घृणा, दुख होता है, विवाद होता है या भय होता है, इस प्रकार की कोई भी अगर मान लो वाक्य आ रहे हैं, इसका जब बोध कराने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। और इसका अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे कि आह कितना सुंदर सुहावना मौसम है, कितना सुंदर सुहावना मौसम है। तो यहाँ पर आह के बाद में क्या हो रहा है, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। वाह के बाद में क्या हो रहा है, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। आगे का चिन्ह है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर चिन्ह को देखिए आप लोग, यहाँ पर दो प्रकार का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। अवतरण या उद्धरण चिन्ह दोनों एक ही है, और यह चिन्ह जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने दो चिन्ह यहाँ पर बना करके आप लोग को दिखाया है। ये दोनों चिन्हों को जो है अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। अब इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, इसमें से जो एक चिन्ह का प्रयोग, यानी कि वाले चिन्ह के बारे में अभी बता रही हूँ, इसमें से एक चिन्ह का प्रयोग जब किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को ज्यों का त्यों प्रकट किया जाता है। कोई भी वाक्य रहता है किसी के द्वारा जो कही गई, किसी महापुरुष या फिर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जैसे बताया जा रहा है, और उसके द्वारा कोई भी कथन जो है कहा गया है, तब उस वाक्य को ज्यों का त्यों प्रकट किया जाता है, वहां किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग जो है किसी भी महापुरुष या फिर कोई भी जो विशेष व्यक्ति रहता है, जब उसके द्वारा कोई वाक्य को ज्यों का त्यों प्रकट किया जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है दूसरा चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग जो है वहां किया जाता है, मतलब दूसरे चिन्ह का प्रयोग जो है किसी वाक्य पर विशेष प्रकाश डालने के लिए। इस चिन्ह का प्रयोग जो है कोई भी वाक्य रहता है उसमें विशेष प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, कोई भी वाक्य रहता है उसको ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए किया जाता है, और इस चिन्ह का प्रयोग कोई वाक्य जो दिया रहता है उसमें विशेष प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, बहुत ही मतलब इनके बारे में तो सभी को जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तो वो उनके नारे को कोई बदल तो नहीं सकता है, जैसे का तैसे ही बताते हैं। जितने भी यहाँ पर महापुरुष हुए हैं, उनके जितने भी नारे हैं, उनके द्वारा जो नारा दिया गया है और उसके द्वारा देश को संबोधन किया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है, तो उनके नारे को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, ज्यों का त्यों ही हम बोलते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर अवतरण या उदाहरण दोनों एक ही है, तो इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यानी कि वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। और दूसरा फिर यहाँ पर अवतरण या उदाहरण ये दूसरा वाला है, इसमें वाक्य में मतलब कोई भी वाक्य रहेगा उसमें कोई शब्द आ जाता है जिसमें विशेष प्रकाश डाल जाता है। आप लोग जैसे कि कविता, जैसे गद्यांश या पद्यांश, उसमें जब उसके अर्थ को लिखते हो तो प्रसंग में क्या करते हो, संदर्भ लिखते हो, प्रसंग लिखते हो। तो संदर्भ में कवि का नाम और लेखक का नाम और उसके साथ में पाठ का नाम लिखते हो, तो उसमें जो चिन्ह लगाते हो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे एक उदाहरण दिया है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक अनुपम कृति है। तो यहाँ पर विशेष प्रकाश किस पर पड़ रहा है, रामचरितमानस पर। तो इस प्रकार से हम ये दोनों चिन्हों का प्रयोग जो है वाक्य में किया जाता है, और इसका नाम जो है एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं है। अवतरण या उदाहरण, अवतरण बोलेंगे तो भी वही होगा, उदाहरण बोलेंगे तो भी वही होगा। उसका अगला देखते हैं कोष्टक चिन्ह। अब कोष्टक चिन्ह का प्रयोग तो आप लोग गणित में करते ही हो, तो देखिए इसका क्या होता है, इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जब भी कोई भी शब्द रहता है उसको हम और किसी नाम से अगर जानते हैं या फिर उसको और किसी रूप में जानते हैं, तब क्या करते हैं, हम उसको कोष्टक में लिख देते हैं। और साथ में देखिए इसको हम लोग छोटा कोष्टक कहते हैं। जब गणित में आप लोग पढ़ते हो तो इसको छोटा कोष्टक, इसको सर्पाकार कोष्टक और इसको बड़ा कोष्टक, तीन कोष्टकों का प्रयोग जो है अलग अलग रूप में किया जाता है। तो
तो इसके बाद का आगे का हम लोग देखते हैं। इसके बाद है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को देखिए यहाँ पर किस प्रकार से दर्शाते हैं। लाघव यानी कि लघु, लघु रूप में हम किसी चीज को जैसे लिखना होता है, उसको छोटे रूप में दिखाना होता है, तब हम जो है लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग शब्दों को छोटे रूप में लिखने के लिए होता है। इसको हम लोग और अच्छे से अगर देखना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी बड़े शब्द या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिख करके उसके बाद छोटा सा गोला लगा देते हैं। ठीक है, इसको अगर यहाँ पर अगर ऐसे देखें तो इसका प्रयोग जो है शब्दों को छोटे रूप में लिखने के लिए होता है। और इसको और अच्छे से अगर समझना चाहेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी शब्द जो होता है या प्रसिद्ध शब्द होता है उसको संक्षेप में लिखने के लिए जब हम उस शब्द का पहला अक्षर लिख देते हैं और उसके बाद छोटा सा गोला लगा देते हैं, तब उसको हम जो चिन्ह के द्वारा उस शब्द को लिखकर उसको जो चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह इस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे कि इसको उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। डॉक्टर को हम पूरी तरह से अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, और उसको छोटे रूप में लिखना रहेगा तो उसका पहला अक्षर जैसे लिख दिया डॉ लिख करके उसमें क्या कर दिए, उसके बाद छोटा सा गोला लगा, तो इससे हम समझ जाते हैं डॉक्टर लिखा है। पंडित है तो उसके में क्या करते हैं, प में अंक करके लिख देते हैं और उसके बाद में फिर गोला लगा देते हैं, तो हमको समझ आ जाता है कि वो पंडित लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह के बाद देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण यानी कि किसी भी चीज का विवरण करना होता है, तो किस प्रकार से हम विवरण करने के लिए उस चिन्ह को दर्शाते हैं। तो विवरण चिन्ह इस प्रकार से दर्शाते हैं, जब वाक्यांश के विषयों में कोई भी वाक्यांश रहेगा उसके विषय में कुछ सूचक शब्द या निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है, तब जो है विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहां पर जो है उसको विवरण चिन्ह कहते हैं। विवरण चिन्ह देखो किस प्रकार से होता है, जैसे कि इसका उदाहरण, पेड़ों से हमें निम्नलिखित लाभ है। तो पेड़ों का यहाँ पर निम्नलिखित लाभ है करके उसका हमको विवरण देना है कि क्या क्या पेड़ों से हमको लाभ है, तो उसको लाभ बताना है और उसका विवरण हमको देना है, तो विवरण देना है, इसलिए यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आप लोग अक्सर प्रश्नों के उत्तर जब लिखते हो तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हो। ठीक है, ये आपका विवरण चिन्ह हो गया। उसके बाद आता है आपका त्रुटि पूरक चिन्ह। त्रुटि पूरक चिन्ह में क्या होता है, देखिए यह हो गया आपका त्रुटि पूरक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में त्रुटि होने पर, यानी कि त्रुटि यानी कि वाक्य में अगर कोई गलती हो जाती है तो इस चिन्ह का प्रयोग, या वाक्य के बीच में शब्द के छूटने पर किया जाता है। जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और बीच में कोई सा शब्द जो है छूट जाता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे मेरा रायपुर में है, तो मेरा रायपुर में है, तो इसमें कुछ अधूरापन लग रहा है। क्या चीज रायपुर में है, मेरा क्या चीज, तो मेरा यहाँ पर त्रुटि पूरक चिन्ह लगा है, क्योंकि यहाँ पर वाक्य हमको समझ नहीं आ रहा, स्पष्ट नहीं हो रहा है उसका अर्थ, तो यहाँ पर त्रुटि पूरक चिन्ह लगा करके ये जो कोण वाला ऊपर गया है, तो कोण वाला ऊपर रहेगा, तो हमको ऊपर में उस छूटे हुए वाक्य को लिखना होगा, उस शब्द को, छूटे हुए जो शब्द होंगे उसे लिखने होंगे। तो मेरा घर रायपुर में है, और अगर ये जो कोण वाला हिस्सा है अगर नीचे की ओर दर्शाएंगे तो हमको नीचे की ओर उस छूटे हुए शब्द को लिखना होगा। तो इसको याद रखेंगे, ये हो गया आपका त्रुटि पूरक चिन्ह। इसके बाद आता है आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कब होता है, यह चिन्ह का प्रयोग अध्ययन लेखन या पुस्तक की समाप्ति पर लगाया जाता है। जब आपका कोई भी जैसे अध्याय कंप्लीट हो रहा है, कोई भी लेखन, जैसे कि आप लोग जो पार्ट लिख रहे हो और वो चैप्टर जब आपके कॉपी में कंप्लीट हो जाता है, लिखना आपका कंप्लीट हो जाता है, तब आप लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हो। साथ में अपने पुस्तक में देखना कि पुस्तक में जितने भी अध्याय दिए हुए होते हैं उस पुस्तक में अध्याय की जो समाप्ति होती है इस चिन्ह के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। तो इस प्रकार से आज हम लोग विराम चिन्हों के बारे में पढ़े और चिन्हों का कितना महत्व होता है हिंदी भाषा में, इसको समझे हैं।